हेलो, आप सभी का कक्षा 6 के विज्ञान विषय में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के अध्याय 10 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इसमें हम लोग सजीव के बारे में जानने वाले हैं। तो बिल्कुल इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर पार्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पार्ट को समझते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रश्न का उत्तर आसान भाषा में आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को। तो क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने से पहले आप इस अध्याय को लाइन टू लाइन निश्चित रूप से पढ़ लें। देखिए, मैंने आपको पढ़ना है और इस प्रकार से लाइन टू लाइन आपको बिल्कुल जो मेन पॉइंट है उसे आपको इस प्रकार से चिन्हित करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पढ़ रखा है, आप भी बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ें तो आपको इस अध्याय का पूरा जानकारी मिलेगा। देख सकते हैं ये जो आपका सारांश में पूरे ये अध्याय का जो अंश रहता है, इसमें आप निश्चित रूप से इसको पढ़ें तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगा। इसको आप लाइन टू लाइन बिल्कुल निश्चित रूप से पहले पढ़ लें तो क्वेश्चन आंसर पार्ट देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो देख सकते हैं इसमें जितने भी पॉइंट हैं मैंने सबको नोटिस किया हुआ है, सबको पढ़ा हुआ है। तो आप भी निश्चित रूप से पढ़ लें तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब पौधों और जंतुओं में क्या चीज़ समानता है और क्या चीज़ भिन्नता है, इसको आपको सूची के अनुसार लिखना है। तो चलिए हम आपके लिए लिख रखे हैं, बिल्कुल यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताएं और भिन्नताएं निम्नलिखित है। इस प्रकार से आपको कॉलम करके लिखना है। सबसे पहले समानता और भिन्नता। तो देख सकते हैं पहला नंबर है समानता में पौधे और जंतुएं दोनों श्वसन क्रिया करते हैं, दोनों में श्वसन क्रिया होती है। इन दोनों में वृद्धि तथा गति की समानता होती है। इन दोनों में मृत्यु का एक निश्चित समय होता है, बिल्कुल एक निश्चित समय होता है मृत्यु का। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में उत्सर्जन की भी क्षमता निहित होती है, उत्सर्जन की भी क्षमता होती है। उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ निकाला जाता है वो दोनों में होता है। भिन्नता, पौधे अपना स्थान नहीं बदलते हैं जबकि जंतु अपना स्थान बदल सकते हैं। ठीक है, जंतु जो है अपना स्थान बदल सकते हैं लेकिन पौधे जो है अपना स्थान नहीं बदलते। इसको आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें सेकंड नंबर है, कुछ पौधों से हमें फल फूल तथा लकड़ी प्राप्त होते हैं जबकि कुछ जंतुओं से हमें भोजन भी प्राप्त होता है, जैसे मधुमक्खी, मुर्गी और बकरा, ये सारे से भोजन भी प्राप्त होता है। पौधे में प्रजनन की क्षमता बीज द्वारा उत्पन्न होती है जबकि जंतु में प्रजनन की क्षमता एक विशेष अंग द्वारा होता है। जो जन्म देते हैं तो पौधे बीज द्वारा होते हैं जबकि जंतु जो है एक विशेष अंग द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। ये आपका पहला का उत्तर यहीं पर हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे तालिका में कुछ विवरण दिया गया है, तालिका का अध्ययन कीजिए और दूसरे व तीसरे स्तंभ में दी गई स्थितियों के उपयुक्त उदाहरणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको लगता है कि नीचे दी गई किसी भी स्थिति के लिए उदाहरण संभव नहीं है तो स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों है। ठीक, तो इसमें देखिए आपको ये कॉलम को समझना है। कह रहा है कि क्या इसकी वृद्धि होती है, क्या इसकी वृद्धि होती है, क्या वह सांस लेता है, क्या वह सांस लेता है। अगर वृद्धि नहीं होती है, सांस भी नहीं लेता है तो उदाहरण और टिप्पणी करना है। तो ऐसा क्या चीज़ होगा जो वृद्धि भी नहीं होती है और जिसमें श्वसन की क्रिया भी नहीं होती है, तो क्या चीज़ हो सकता है। तो आप यहाँ पे कोई भी निर्जीव पदार्थ लिख सकते हैं, जैसे हो गया लोहा, आप लिख सकते हैं लोहा। और इसकी टिप्पणी में आप लिख सकते हैं क्योंकि यह निर्जीव है, क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यह निर्जीव है। ये टिप्पणी आप दे सकते हैं, इसके स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि यह क्या है, निर्जीव है, इसलिए यह जो है
ना तो वृद्धि कर सकता है और ना तो श्वसन की क्रिया इसमें होती है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है, क्या इसकी वृद्धि होती है? वृद्धि नहीं लिखा हुआ है, वृद्धि भी नहीं होती और श्वसन की प्रक्रिया में लिखा हुआ है हाँ, यानी सांस लेता है और लेकिन वृद्धि नहीं होती। ऐसा कोई उदाहरण है? तो उदाहरण इसका लिख सकते हैं, उदाहरण स्पष्ट नहीं है, उदाहरण इसका स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं वस्तु दिख नहीं रहा है हमारे समझ में जो सांस लेता हो लेकिन उसमें वृद्धि ना हो। तो सांस लेगा तो उसमें वृद्धि होगा, तो ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं, उदाहरण स्पष्ट नहीं है, उदाहरण स्पष्ट नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। ऐसा इसमें क्वेश्चन में भी कहा जा रहा था कि अगर ऐसा मिले तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वृद्धि करता है, हाँ वृद्धि करता है लेकिन सांस नहीं लेता है। तो ऐसा कौन सा है? वृद्धि करता मतलब कि गति करता है लेकिन श्वसन की क्रिया उसमें नहीं होती है। तो ऐसा वस्तु का उदाहरण लेना है तो वो आपका यहाँ पर लिख सकते हैं घड़ी। जैसे कि आप घड़ी की सुई देखे होंगे, घड़ी की सुई में गति करता है, तो आप या फिर लिख सकते हैं बाल, जो मनुष्य में बाल होते हैं, या फिर नाखून जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? वृद्धि करते हैं लेकिन ये श्वसन की क्रिया इसमें नहीं होती है। तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें वृद्धि है, इसमें गति है लेकिन श्वास नहीं लेता है, श्वसन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या है? वृद्धि है लेकिन श्वसन की क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें इसकी वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें वृद्धि और इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती, ये इसकी टिप्पणी में आप दे सकते हैं। जैसे इसमें लिखा वृद्धि होती है हाँ और सांस भी है हाँ, तो इसमें हो जाएगा सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु इसमें हो जाएगा, जो सांस भी लेता है और जो वृद्धि भी करता है। तो इसमें हो जाएगा क्योंकि यह सजीव है, क्योंकि क्या है? सजीव है। तो इस प्रकार से इसको आप भर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है, अनाजों और दालों के अंकुरण को रोकने के लिए कुछ मुख्य चरणों को उपयोग में लाया जाता है, जो इस प्रकार है। कुछ ऐसे चरण हैं जो आपको लिखना है। सबसे पहला है बीजों के सूखे हुए स्थानों पर सुरक्षित रखना, बीजों को सूखे हुए स्थानों पर सुरक्षित रखना जिससे कि उसमें अंकुरण ना हो। किसी बंद डिब्बे में रखना, इससे भी अंकुरण को रोका जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज अर्थात ठंडे घर में रखना जिससे कि बीजों को दोबारा उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये 3 विधि आप बता देंगे, 3 चरण बता देंगे जिससे अनाजों में अंकुरण नहीं होगा। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न का उत्तर ये तीनों आप निश्चित रूप से नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपने सीखा है कि टैडपोल की एक पूंछ होती है, लेकिन जब वृद्धि के बाद यह मेढक बनता है तो पूंछ लुप्त हो जाती है। टैडपोल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है? तो मेढक का ही एक भाग होता है टैडपोल, यानी कि मेढक बनने से पहले जो वो भाग होता है उसको टैडपोल बोला जाता है। तो टैडपोल से कह रहा है कि टैडपोल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो देख सकते हैं इसका बिल्कुल आसान उत्तर है कि जब मेढक टैडपोल की अवस्था में होते हैं तो उनके पूंछ शिकारियों से बचने और तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, शिकारियों से बचने और उन तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर आप समझ गए होंगे। हम लोग समझते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है।
जो भी स्टूडेंट क्लास 6 में पढ़ते हैं बिल्कुल यहाँ से वो कम से कम समय में अपने विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बिल्कुल प्ले लिस्ट के द्वारा बिल्कुल यहाँ पे बताया गया है। प्ले लिस्ट में आप सभी अध्याय को क्रम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी 10वें अध्याय का प्रश्न संख्या 5 को समझने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि चरण का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत चारू इसे सजीव मानती है क्योंकि वह वृक्षों से प्राप्त होता है। चरण और चारू के कथनों के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। ठीक है, चरण और चारू जो कहा गया है उसको आप उसके पक्ष में उत्तर देना है कि कौन सा कथन जो है सही कह रहा है, कौन सा स्पष्ट है। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है कि चरण का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा जब पेड़ से अलग हो जाता है, जब लकड़ी का लट्ठा जब पेड़ से अलग हो जाता है तो वह वृद्धि जनन या शोषण जैसे क्रिया नहीं करता है। वृद्धि जनन या शोषण जैसे क्रिया नहीं करता है। बिल्कुल चरण जी सही कह रहे हैं, जिसके कारण वह निर्जीव की गुण प्रदर्शित करने लगता है। ठीक, जबकि चारू का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा कभी एक वृक्ष का भाग था। लकड़ी का लट्ठा क्या था? कभी एक वृक्ष का भाग था जो कि वृक्ष से जब तक जुड़ा था जीवित था और जीवित प्राणी के गुण प्रदर्शित करता था। ठीक है, यानी कि चारू का कहना है कि वह सजीव है, वह सजीव मानता है क्योंकि वह वृक्ष का ही एक भाग है। तो इसमें देखिए आपको लिखना है तर्क में, इस तर्क में चरण का कथन अस्पष्ट है। बिल्कुल इस तर्क में चरण का कथन क्या है? स्पष्ट है, क्योंकि सजीव में कोई भी अंग अलग अलग होते ही वह निर्जीव की श्रेणी में आने लगता है और अंततः इसमें निर्जीव के सभी गुण लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपको तर्क में लिख देने हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि मच्छर और मेढक कि जीवन चक्र में क्या समानताएं और क्या विभेदकारी विशेषताएं होती है। तो इसमें क्या समानताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या विभेदकारी विशेषताएं हैं, मतलब कि अलग है मेढक और मच्छर में, तो उस विशेषताओं को भी लिखना है। तो चलिए नोट करते हैं। तो देख सकते हैं कहा जा रहा है कि मच्छर और मेढक के जीवन चक्र में समानताएं। सबसे पहले हम लोग समानताएं देखते हैं। तो दोनों जीवों में अंडे देने की समानताएं होती है, दोनों जीव अंडे देते हैं। मेढक और टैडपोल और मच्छर लार्वा अवस्था से उत्पन्न होते हैं। तो मेढक का अवस्था है टैडपोल, जो छोटा होता है उसको टैडपोल बोला जाता है। मच्छर का जो होता है लार्वा होता है, लार्वा से मच्छर का उत्पत्ति होता है। तो इस प्रकार से दोनों में समानताएं हैं। नेक्स्ट है मच्छर और मेढक के जीवन चक्र में विशेषताएं, विभेदकारी विशेषताएं दोनों में क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। भिन्नताएं, तो मच्छर अपने जीवन काल में अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्थाओं से गुजरता है। इसमें 4 अवस्थाएं होती है, अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। जबकि मेढक अपने जीवन काल में अंडे, टैडपोल, मंडूकक और वयस्क अवस्थाओं से गुजरता है। तो इसकी अवस्थाएं कुछ अलग होती है, इसकी अवस्थाओं का नाम अलग है। तो इस प्रकार से मच्छर और मेढक में विभेदकारी भिन्नताएं हैं, इसे भी आप नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो है समाप्त होता है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 को। तो बिल्कुल हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई जाती है। एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई जाती है, जो कि चित्र आप 10.9 में देख सकते हैं। यहाँ पर 10.9 चित्र है, आप इसमें देख सकते हैं। भूमि पर रखा गमला का चित्र है और यहाँ पे दिखाया गया है एक प्रश्न संख्या 7। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है कि एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई गई है। चित्र 10.9 देख सकते हैं। चित्र 10.9 भूमि पर रखा गमला है और इस प्रकार से आप इसमें दिखाया गया है कि उसके लिए
बहुत सारी स्थितियाँ दर्शाई गई वृद्धि के लिए, ठीक है। तो एक सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के प्ररोह और जड़ में क्या देखने की उपेक्षा करते हैं, उसका चित्र बनाइए, इसके कारण भी लिखिए। तो देख सकते हैं, इसको हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 7 के उत्तर को। तो इसके उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक सप्ताह बाद पौधा ऊपर की ओर और प्रकाश की स्रोत की ओर वृद्धि करेगा। एक सप्ताह बाद पौधा ऊपर की ओर और प्रकाश की स्रोत की ओर वृद्धि करेगा, जबकि इनकी जड़ों में खनिज लवण और पोषक तत्व प्राप्त होने से जड़ नीचे की ओर वृद्धि करेगा। कारण प्रकाश संश्लेषण, वायु और जल के प्रचुर मात्रा से पौधे प्रकाश की ओर गति करेंगे। इस कारण में लिख देना है, प्रकाश संश्लेषण, वायु और जल के प्रचुर मात्रा से पौधे प्रकाश की ओर गति करेंगे और जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ से बिल्कुल इसके उत्तर को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये उत्तर है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है कि तारा और विजय ने एक प्रयोग का सेटअप तैयार किया है, जिसे चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं, चित्र है, तारा और विजय द्वारा सेटअप तैयार किया गया है चित्र। ये आप देख सकते हैं, प्रयोग के लिए सेटअप इस प्रकार से किया गया है, दर्शाया गया है। आप क्या सोचते हैं कि वे क्या पता करना चाहते हैं और उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं, ठीक है। तो इसके चलिए उत्तर को हम लोग समझते हैं। तारा और विजय के प्रयोग के सेटअप के बारे में जो है लिखा हुआ जो उत्तर, उसके उत्तर को समझते हैं और वो कैसे सही हैं, दोनों में से कौन सही है उसको हम लोग देखते हैं। चूँकि ये तारा और विजय दोनों का सेटअप था, तो इसमें तुलना नहीं करना है, बल्कि ये आपको बताना है कि उनका सेटअप कैसे सही है। और इस प्रकार से देखिए सेटअप कैसे किया है वो बताया गया है। तो तारा और विजय यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीज का अंकुर का हरा भाग जमीन के ऊपर और जड़ नीचे की ओर वृद्धि कैसे कर रहे हैं, तथा बाद में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पौधों को ऊपर की वृद्धि के लिए जल, वायु तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निश्चित होती है और जड़ों की वृद्धि के लिए जल, पोषक तत्व जरूरी होता है। वो उनका ऐसा मानना है। तो वो जब सेटअप तैयार करते हैं तो इस प्रकार से बातों को सोचते हुए अपना करते हैं। तो ये बात जो है लिखना है। क्या लिखना है फिर से एक बार हम नोट करवा देते हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, तारा और विजय यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीज का अंकुर का हरा भाग जमीन के ऊपर और जड़ नीचे की ओर वृद्धि कैसे कर रहे हैं, तथा बाद में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पौधों को ऊपर की ओर वृद्धि के लिए जल, वायु तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निश्चित होती है और जड़ों की वृद्धि के लिए जल और पोषक तत्व जरूरी होता है। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है। हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो प्रश्न संख्या 9 जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, इसे हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच करने के लिए एक प्रयोग की योजना लिखिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसके उत्तर को समझते हैं। इसके उत्तर में कहा जाएगा इस प्रकार से कि बीज के अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच का प्रयोग इस प्रकार है। बीज के अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच इस प्रकार है। पहला नंबर, बीज के अंकुरण के लिए गमले का प्रयोग करेंगे और प्रत्येक गमले में एक ही तरह की मिट्टी का प्रयोग करेंगे। बीज के अंकुरण के लिए गमले का प्रयोग करेंगे और प्रत्येक गमले में एक ही तरह की मिट्टी का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर, प्रत्येक गमले में बीज लगाएंगे। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है, प्रत्येक गमले को नियंत्रित तापमान जैसे ठंडे कमरे का तापमान और गर्म तापमान और अलग अलग वातावरण में रखने का प्रयास करेंगे। तीसरा पॉइंट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट में लिखेंगे,
प्रत्येक गमले में समान रूप से पानी डालेंगे। 5वां पॉइंट, और 2 सप्ताह तक प्रतिदिन प्रत्येक वातावरण में अंकुरित बीजों का संख्या को रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। विभिन्न तापमानों में अंकुरण और वृद्धि की दर को मापेंगे और तुलना करेंगे। विभिन्न तापमानों में अंकुरण और वृद्धि की दर को मापेंगे और तुलना करेंगे। और लास्ट पॉइंट में लिखेंगे, फिर अंत में अवलोकनों के आधार पर बीज अंकुरण के लिए अनुकूलन तापमान का निर्धारण करेंगे कि उनका निश्चित तापमान क्या होना चाहिए। अनुकूलन तापमान का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार से बीज के अंकुरण पर तापमान का प्रभाव की जांच का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपने 7 नंबर तक पॉइंट देखे और इस प्रकार से आपका 9 तक क्वेश्चन हो गया समाप्त। इसमें 9 ही प्रश्न थे। इस प्रकार से यहाँ तक द एंड होता है। अगर आप नोट कर पाए हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो निश्चित रूप से अच्छा ही लिखेंगे कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल जल्द ही लेकर के आऊँ और आपका जो है यहाँ से क्लास 6 का विज्ञान पूरे आप यहाँ से नोट कर पाएँ, कम से कम समय में आप तैयारी कर पाएँ। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और